प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक के ऊपर या टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है हमारा, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अर्थात हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है कि हमें किसी विभवमापी के सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है विभवमापी की सहायता से, कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, कम ज़्यादा जो भी होता है वो ज्ञात करना है हमें विभवमापी की सहायता से। तो हमारे पॉइंट है, फर्स्ट है नामांकित चित्र। तो हम सबसे पहले नामांकित चित्र देखेंगे, फिर उसका सिद्धांत या सूत्र की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रयोग विधि की बात करेंगे, और फिर प्रेक्षण सारणी भी हम देखेंगे, और लास्ट में जब भी हम प्रयोग करेंगे उस प्रयोग में हम किस प्रकार को कैसे कैसे सावधानियां रखनी है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से हमारे पास या हमने एक नामांकित चित्र बनाया है। तो इस नामांकित चित्र को हम सबसे पहले समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिए ए बी, ये ए बी जो है ये विभवमापी का तार है, इस पर जो कि इसके ऊपर चलता है। तो ए बी विभवमापी का तार है, सी सेल है, आर एच धारा नियंत्रक है, और के कुंजी है, तथा ई जो है और ई वन जो एक प्रतिरोध बॉक्स होता है, और ई जो है वो एक प्रायोगिक सेल है। जी एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी है। ठीक है, इस प्रकार हमने इस चित्र के अंदर जो भी रिप्रेजेंट है उनके हम नाम देके किस पर कैसे जुड़े हुए हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये नामांकित चित्र कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, सिद्धांत या सूत्र की ओर। और हमने चित्र के अंदर आर एच धारा नियंत्रक भी जोड़ दिया है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, सिद्धांत या सूत्र। इसमें हमने लिखा है कि माना द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r है। तो देखिए ये एक हमारे पास द्वितीयक परिपथ है और ये प्राथमिक परिपथ है। तो द्वितीयक परिपथ में विद्युत वाहक बल E1 तथा इसी द्वितीयक परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आगे हमने लिखा है कि यदि सेल के साथ R प्रतिरोध जोड़ने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें से धारा I प्रवाहित होती है। तो देखिए जब भी किसी परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है और उसमें प्रतिरोध R लगा हुआ है तो उन सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फिर हमने लिखा है अतः सेल से ली गई धारा, यानी कि जो सेल जो परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करेगा वो होता है विद्युत वाहक बल अपॉन या बटे में तुल्य प्रतिरोध। यानी कि विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो होता है सेल से ली गई धारा के बराबर। तो हम यहाँ धारा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, और सेल का विद्युत वाहक बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से, तथा तुल्य प्रतिरोध यानी कि जो हमारे पास परिपथ है उसमें टोटल कितने प्रतिरोध है, तो उसमें दो प्रतिरोध होता है, एक कैपिटल R जो बाह्य प्रतिरोध हम उसको बोलते हैं, और एक स्मॉल r जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास बना है I इक्वल E/R प्लस स्मॉल r। अब ओम के नियम से, और हम जानते हैं ओम का नियम जो होता है विभवांतर इक्वल धारा इनटू प्रतिरोध, ये होता है ओम का नियम।
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम आई का मान निकाल सकते हैं। तो वी को हम इसके अपॉन में भेज देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आई इक्वल आर अपॉन में वी। तो ठीक है, ये क्या है, ओम का नियम। और हमने ये जो निकाला था समीकरण, इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो ओम का नियम निकाला है इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2। तो देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 का जो LHS पार्ट है और समीकरण 2 का जो LHS पार्ट है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम दोनों समीकरण के RHS पार्ट को भी इक्वल रख सकते हैं। हमने लिखा है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 जस्ट हम देखा कि समीकरण 1 और 2 का LHS पार्ट एक जैसा है, तो हम RHS पार्ट को भी सेम एक जैसा रख सकते हैं। तो दोनों के RHS पार्ट यहाँ पर बनेंगे V अपॉन में R इक्वल E अपॉन में R प्लस में स्मॉल r। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर इनको हल किया है। तो ये बना है V अपॉन आर इक्वल E अपॉन में R प्लस स्मॉल r। दोनों का LHS पार्ट सेम है, तो RHS पार्ट को भी हमने रख दिया है इक्वल। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। इस r का गुणा E में करेंगे और r प्लस r का गुणा इस V में करेंगे। देखिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा E इंटू आर। हमने इस r का गुणा इस E में किया है, इक्वल V का गुणा इसमें करेंगे, तो ये V, और इसको कोष्टक में लिख देंगे r प्लस में स्मॉल r। अब हम इस V का गुणा इससे कोष्टक के अंदर करेंगे, तो ये बनेगा E r इक्वल V r। हम क्या करें, इस V का गुणा इसमें करें, तो V r और प्लस में V स्मॉल r प्लस V और स्मॉल r। हमने V का गुणा इस कोष्टक के अंदर किया है। अब हम क्या करेंगे आगे की स्टेप के अंदर कि इस वी आर को उठा के इधर लाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का इधर आने के बाद ये माइनस का बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बनेगा ई आर, और वी आर को हम यहाँ से इधर ले के आ रहे हैं इक्वल के इधर, तो बनेगा माइनस वी आर, और इक्वल में बचेगा वी स्मॉल आर। अब इसको हम थोड़ा सा सीधा लिख देंगे, तो ये बनेगा वी आर इक्वल ई आर माइनस में वी आर। अब अगली स्टेप देखिए कि यहाँ पर आर और आर दोनों सेम है, तो यहाँ से हम आर को दोनों से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा वी स्मॉल आर। अब यहाँ से आर को हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये आर और कोष्टक में बचेगा ई माइनस में वी, क्योंकि हमने यहाँ पर आर को कॉमन ले लिया है। अब हम इस v को इस तिर्यक गुणा करके इन सब के अपोन में भेज देंगे, तो ये बनेगा r इक्वल आर कोष्टक में e माइनस वी और बटे में v। इस v को हमने इसके अपोन में भेज के एक ऐसी स्टेप हमने बनाई है। अब हम क्या करेंगे कि r इक्वल कैपिटल R, और दोनों को यहाँ से v के अलग अलग अपोन में लिख देंगे, तो ये बनेगा ई अपॉन में वी माइनस वी अपॉन में वी। तो देखिए यहाँ दोनों सेम में, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा आर इक्वल आर और ई अपॉन में वी माइनस में 1। ये बना है आर इक्वल कैपिटल आर कोष्टक में ई अपॉन वी माइनस में 1, और हमने इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। आगे हमने लिखा है कि माना सेल का विद्युत वाहक बल E विभवमापी में उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। तो देखिए चित्र के अंदर कि ये विभवमापी का तार AB है, ये उच्च विभव का सिरा है और ये निम्न विभव का सिरा है। तो इस सिरे A के जो उच्च विभव का है, इससे संतुलन की स्थिति में जो रीडिंग लेंगे उसकी जो दूरी रहेगी वो L1 रहेगी। तो हम विभव मापी के सिद्धांत से, यानी कि विभव मापी का सिद्धांत होता है वो E इंटू रो L1, जहाँ रो जो है विभव प्रवणता है, रो L1 जो है बिंदु A से यानी उच्च विभव के सिरे से जो कि J की बीच की दूरी,
तो ये बनेगा E इक्वल रो L1 और हम इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। आगे हमने लिखा है कि इसी प्रकार बाह्य प्रतिरोध R, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है, तो बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V, यानी कि जब किसी परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है तो और प्रतिरोध R होता है बाह्य प्रतिरोध, तो वहाँ पर विभवांतर V उत्पन्न होता है। तो विभवांतर V से सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L2 होगी, यानी कि वो जो दूरी होगी जिस टाइम हम रीडिंग लेंगे बाह्य प्रतिरोध के समय, तो वहाँ पर जो संतुलन बिंदु की दूरी जो रहेगी उसको हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे तब विभव मापी के सिद्धांत से। और ये हमारे पास होगा V इक्वल रो इंटू L2, जहाँ रो जो है विभव प्रवणता है और इसको हमने समीकरण नंबर 5 नाम दिया है। आगे हमने लिखा है कि E तथा V के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, देखिए E का मान है रो L1 और V का मान है रो L2। ये दोनों मान जो 4 और 5 के समीकरण के जो मान E और V के मान है, इन दोनों मानों को हम समीकरण नंबर 3 में यहाँ E1 और V की जगह हम रखेंगे। तो देखिएगा R इक्वल कैपिटल R बाहर चल रहा था और हम E का मान रखेंगे सबसे पहले रो L1 और V का मान रखेंगे हम रो L2 और साथ में चल रहा है माइनस का 1 और ब्रैकेट को हमने क्लोज किया है। तो देखिए यहाँ से रो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा स्मॉल r इक्वल कैपिटल R और L1 अपॉन में L2 माइनस 1, और यही विभव मापी के आंतरिक प्रतिरोध का सिद्धांत या सूत्र है। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट है प्रयोग विधि। इसमें देखिए क्या क्या होता है कि चित्रानुसार AB विभव मापी का तार है, C सेल है, RH धारा नियंत्रक है, E प्रायोगिक सेल है और G धारा मापी, RB जो है प्रतिरोध बॉक्स है और J जो है वो जोगी है। तो देखिए चित्र के अंदर कि चित्र में आपने क्या क्या रिप्रेजेंट किया है। तो ये AB विभव मापी का तार है, C सेल है, RH धारा नियंत्रक है, E जो है प्रायोगिक सेल है, G गैल्वेनोमीटर है या धारा मापी है और RB जो है वो RB जो है वो प्रतिरोध बॉक्स है और K कुंजी है। आगे हमने लिखा है कि प्रतिरोध बॉक्स को विद्युत परिपथ से हटा देते हैं, इसके लिए प्रतिरोध बॉक्स से प्लग निकाल देते हैं। यानी कि हमें परिपथ से यदि प्रतिरोध बॉक्स को हटाना है तो हम सिंपली तरीके से प्रतिरोध बॉक्स के प्लग को निकाल देते हैं और विद्युत वाहक बल E को तार में संतुलित कर उसके लिए सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L2 ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए चित्र में कि जैसे हम परिपथ के अंदर से प्रतिरोध बॉक्स को हटाते हैं तो इस विद्युत वाहक बल E2 के लिए इस विभव मापी के तार में संतुलित कर J की सहायता से सिरे A से जो उच्च विभव का सिरा है यहाँ से इस विद्युत वाहक बल के लिए हम सिरे A से L2 की दूरी जो कि J के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। आगे लिखा है इसी प्रकार विभवांतर V को भी तार AB में संतुलित कर संतुलन बिंदु की दूरी L2 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर L1 आएगा, L1 ज्ञात करते हो, यहाँ पर L2 हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम कि विभवांतर V को भी तार AB में संतुलित कर जो कि J के माध्यम से बिंदु A से जो उच्च विभव का सिरा जो है वहाँ से हम जो कि J की संतुलित बिंदु की दूरी L2 भी हम वहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रयोग विधि कंप्लीट हुआ। अब हम आगे और नया पॉइंट को बढ़ते हैं, प्रेक्षण सारणी। तो इस प्रकार से प्रेक्षण सारणी सिंपल तरीके से बनाई गई है। इसमें 1 2 3 4 और 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक 1 2 3 जो भी हम रीडिंग लेंगे उसकी 1 2 3 जैसे क्रमांक डालते जाएंगे।
सेकंड प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध आर की हम यहाँ से रीडिंग लेंगे। थर्ड जो है विद्युत वाहक बल ई के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1, यानी कि बिंदु ए से विद्युत वाहक बल ई के लिए, जो कि जैसे हम रीडिंग नोट करेंगे और इसकी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अगला है, अगले कॉलम में लिखेंगे विभवांतर V के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2, यानी कि उसी विभवमापी का तार के उच्च विभव सिरे ए से विभवांतर V के लिए भी हम दूरी संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे L2, जहाँ पर जो कि J रहेगा, वहाँ से हम संतुलन बिंदु की दूरी नोट करेंगे। और फाइनली जो सूत्र सिद्धांत हमने पढ़ा था, यहाँ से हम कैलकुलेशन करके रीडिंग नोट करेंगे। वो होगा R इक्वल इस कैपिटल R और कोष्टक में L1/L2 - 1। पूरी रीडिंग हम यहाँ नोट करके लिखेंगे और कैलकुलेशन करके यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी प्रेक्षण सारी कंप्लीट हुई। अगला पॉइंट है सावधानियाँ। अगला पॉइंट है सावधानियाँ। तो देखिए इसमें पहली सावधानी, सभी सेलों के धन सिरे को एक ही सेल से, फिर से देखेंगे, सभी सेलों के धन सिरों को एक ही सिरों से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि जितने भी सेल है हमारे पास उनके धन सिरों को एक ही सिरे से जोड़ा जाना चाहिए। ये पहली सावधानी है। सेकंड है तार में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब प्रेक्षण ले रहे हो, अर्थात हम क्या करेंगे कि तार में हम तभी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जब हम रीडिंग ले रहे हो, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, विद्युत धारा तभी प्रवाहित करेंगे जब हम प्रेक्षण ले रहे हो। थर्ड पॉइंट है जोकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा तार का व्यास सर्वत्र एक समान नहीं रहेगा, यानी कि जोकी जो तार पर जो भी तार पर चलता है उसको रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो तार का व्यास कम ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट है सभी पेंच व प्लग ठीक से कसे हो, यानी कि जितने भी संयोजक पेंच या प्लग हो वो अच्छे से कसे होने चाहिए, कोई भी प्लग या पेंच ढीले नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से हमने आज विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सीखा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से एडिट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।